बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे बिंदु विधि। बिंदु विधि को ज्यामितीय विधि, ग्राफिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। बिंदु विधि क्या होती है? बिंदु विधि में किसी रेखा या मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु की मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। किसी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। इसके लिए पहले हम एक सीधी रेखा के रूप में मांग वक्र को बनाते हैं डायग्राम से। ओ एक्सिस पर क्वांटिटी ली है और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस को लेते हैं हम। एम एन सीधी रेखा के रूप में मांग वक्र को लिया है। सबसे पहले बीच में एक पी बिंदु है। पी बिंदु से हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं। मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है मांग की लोच। हमने पहले पी बिंदु को लिया है, तो पी बिंदु पर मांग की लोच बराबर है पी बिंदु से निचला भाग जो पी एन के बराबर है और पी बिंदु से ऊपर का भाग जो पी एम के बराबर है। अब देखिए, पी एन और पी एम दोनों ही बराबर है क्योंकि पी बिंदु एम एन रेखा के बीच में है। इसीलिए यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर है, ईडी बराबर है 1। इसी तरह से हम एम एन रेखा पर ए, बी और एम और एन बिंदुओं पर भी मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। और भी कोई बिंदु यदि आप लेना चाहें तो उस पर मांग की लोच को हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अन्य बिंदुओं पर भी हम मांग की लोच का पता लगाते हैं। देखिए, पहले पी बिंदु पर हमने मांग की लोच को ज्ञात कर लिया है। पी बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर है, 1 के बराबर है। अब हम पहले एक मांग वक्र या सीधी रेखा के रूप में सीधी रेखा पर बिंदु लेते हैं। एम एन हमने रेखा ली है क्योंकि डायग्राम पिछले पेज पर था, इसीलिए हमें यहाँ पहले डायग्राम को बनाना है। बीच में बिल्कुल बीच में पी बिंदु है। पी बिंदु के ऊपर ए बिंदु है और पी बिंदु के नीचे एक बी बिंदु है। अब देखिए, पी बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। दूसरी स्थिति देखिए, जहां पर ए बिंदु पर मांग की लोच का पता लगाते हैं। ए बिंदु पर मांग की लोच बराबर है बिंदु का निचला भाग ए एन बटे बिंदु से नीचे का भाग, ए बिंदु से नीचे का भाग जो ए एम के बराबर है। ए एम पोर्शन कम है और ए एन अधिक है, तो यहां मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अब देखिए, बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? बी बिंदु पर पता लगाते हैं, तो बी बिंदु पर मांग की लोच बराबर है बी एन जो बी बिंदु के नीचे का भाग है और बी एम जो बी बिंदु से ऊपर का भाग है। बी एन भाग बी एम भाग से कम है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से कम होगी। अब हम एन बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी इसका पता करते हैं। पहले की तरह फॉर्मूला लगाते हैं। ईडी बराबर है बिंदु से नीचे का भाग और बिंदु के ऊपर के भाग को उसे डिवाइड कर देंगे। एन बिंदु पर मांग की लोच बराबर है बिंदु से एन बिंदु के नीचे का भाग 0 है, तो यहाँ हम 0 कर देंगे
और एन बिंदु के ऊपर का भाग पूरी रेखा हो जाएगी, एन एम है, तो यहाँ 0 हमारी वैल्यू आती है, तो ई डी बराबर है यहाँ 0। एन बिंदु पर मांग की लोच 0 के बराबर है। अब देखिए एम बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, फॉर्मूला वही है, ई डी बराबर है बिंदु से नीचे का भाग और बटे बिंदु के ऊपर का भाग। तो बिंदु से नीचे का भाग है, एम बिंदु से नीचे का भाग एन एम है और ऊपर का भाग 0 है, कुछ भी नहीं है, तो हमारी वैल्यू आती है अनंत। तो यहाँ एम बिंदु पर मांग की लोच अनंत होगी। अब हम करते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व से पहले मांग की कीमत लोच क्या होती है, ये मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ। पहले के वीडियो में हमने ये कर लिया था। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसको हम सूत्र के रूप में भी इस तरह से लिख सकते हैं, मांग की कीमत लोच बराबर है, माइनस का साइन लगाएंगे, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग करके निकाल सकते हैं। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, पहला है वस्तु की प्रकृति। देखिए अनिवार्य वस्तुओं जैसे नमक, मिट्टी का तेल, माचिस, मौसमी सब्जियां हैं, इनकी मांग कम लोचदार होती है। कीमत में परिवर्तन होने पर इनकी मात्रा में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, ये हमें अनिवार्य रूप से खरीदनी होती हैं, तो इसीलिए इनकी मांग कम लोचदार होती है। दूसरी तरफ विलासिता की वस्तुएं जैसे एयर कंडीशनर है, कीमती फर्नीचर है आदि की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में होने वाले परिवर्तन का इनकी मांग पर काफी प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, कई उपयोग होते हैं, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। देखिए उदाहरण है जैसे बिजली है, दूध है, चना है और भी कई वस्तुएं हैं जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं। दूध का प्रयोग हम दही, घी, लस्सी, मिठाई या पीने के लिए करते हैं। यदि दूध की कीमत बढ़ जाती है तो उसका केवल अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से जैसे कागज है, जिन वस्तुओं के कम उपयोग होते हैं जैसे कागज, उनकी मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार होगी। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आदत। उपभोक्ता की आदत भी कीमत लोच को प्रभावित करती है। लोगों को जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है जैसे पान है, सिगरेट, चाय, कॉफी, इनकी मांग बेलोचदार होती है। इसका कारण है वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता इनकी मांग को कम नहीं कर पाता है, क्योंकि उपभोक्ता को इन वस्तुओं की आदत हो चुकी होती है। कीमत में परिवर्तन का मांग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। एक उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर आय का बहुत ही कम भाग खर्च करता है जैसे अखबार है, टूथपेस्ट है, सुइयां है, नमक है, इनकी मांग बेलोचदार होती है। इसके विपरीत एक उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर अपनी आय का अधिक भाग व्यय करता है जैसे टीवी है, एसी है, इनकी मांग लोचदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता मांग में परिवर्तन कर सकता है। अगला पॉइंट है उपभोग का स्थगन। स्थगन मतलब उसको टाल देना।
देखिए, जिन वस्तुओं के उपभोग को प्रयोग को उपभोक्ता भविष्य के लिए टाल सकता है, स्थगित कर सकता है, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे मकान बनाने की मांग को यदि भविष्य के लिए स्थगित कर किया जा सकता है उपभोक्ता के द्वारा, तो मकान बनाने की सामग्री ईंट, रेत, सीमेंट, इनकी मांग लोचदार होगी। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग को भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है, उनकी मांग कम लोचदार होगी। नेक्स्ट पॉइंट है समयावधि। समयावधि हम अल्पकाल और दीर्घकाल दो समयावधि में समझेंगे इसको। अल्पकाल जब हमारे पास कम समय होता है, किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, और दीर्घकाल जब हमारे पास काफ़ी समय होता है लंबा, तो अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होती है वस्तु की मांग। इसका कारण है कि दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी आदत में परिवर्तन कर सकता है और दीर्घकाल में वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो मांग में अधिक कमी होगी, तो मांग अधिक लोचदार होगी, जबकि अल्पकाल में ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में।